हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, अब तक जितना भी आप टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े हैं उसमें से सबसे टफेस्ट टॉपिक ये है। ठीक, पहले ये टॉपिक बीएससी में नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से ये बीएससी में डाल दिया गया। ठीक, पहले बीएससी में जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो बस स्टेटमेंट जो फर्स्ट लेक्चर में बनाया हूँ वहीं तक था, लेकिन इस बार देखिए बीएससी में अनसर्टेनिटी पर ये 6वां या 7वां लेक्चर मेरा है। तो सोचिए कितना ज़्यादा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमएससी के चीज़ों को उठाकर क्या किया गया है, बीएससी में डाल दिया गया है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि एमएससी के चीज़ों को बीएससी में डाला गया है तो आपको थोड़ा बहुत समझने में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहेगा कि आपको ऐसा समझाया जाए कि आपको कोई डाउट ना हो वीडियो देखने के बाद। ठीक, अगर एक बार आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार वीडियो देखिए, गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्लियर? अब जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। तो आप सिलेबस देखिएगा, आपके सिलेबस में टॉपिक ऐसे लिखा हुआ है, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स एज द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थ्रू स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ठीक, आप कहीं कहीं स्क्वायर्स इनइक्वालिटी में देखिएगा, कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या है, टी भी लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन जो मेरे पास बुक है और जो सिलेबस है उसमें टी नहीं है, इस वजह से मैं टी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, मतलब ये हम लोग को नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स के हेल्प से क्या करना है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिराइव करना है और उसमें क्या यूज करना है, स्क्वायर्स इनइक्वालिटी भी यूज करना है। ठीक, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो हमेशा नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स के लिए होता है, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स के केस में क्या होता है, उसको जो कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स अगर हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है 0 होता है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जो 2 क्वांटिटी हैं उनको हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक, ये हाइजेनबर्ग साहब ने बताया था। और लास्ट में आप देखिएगा कि जो अगर नॉन कम्यूटेटर क्वांटिटी लेंगे या नॉन कम्यूटेटिव क्वांटिटी लेंगे तो उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उस पर फॉलो होगा, लेकिन अभी हम अगर कम्यूटेटिव ऑपरेटर लेंगे तो उस पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। इस चीज़ को वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक, पूरा वैल्यू पुट करके। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से आप सीखने वाले हैं। ठीक, बुक से मैं गारंटीड कर रहा हूँ कि आपको 10% से ज़्यादा ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, और दूसरा बात, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको हर्मिशियन ऑपरेटर आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आना चाहिए और साथ ही साथ आपको स्क्वायर्स इनइक्वालिटी आना चाहिए। ये 3 चीज़ तो ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए, और इस तीनों टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा समझने में। नहीं देखे होंगे वीडियो तो डेफिनेटली आपको डाउट ही डाउट होने वाला है। क्लियर? तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टॉपिक है, इस पूरे हेडिंग को मैं क्या किया हूँ, रिड्यूस करके जो एक्चुअल मतलब है यहाँ पे, जो एक्चुअल हेडिंग है उसको मैं क्या किया हूँ, लिख दिया हूँ। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक, ये हेडिंग आप डालिएगा, ये सब जो ऊपर का है इसको हटा दीजिएगा। ठीक, मैं इसको इस वजह से लिखा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि सिलेबस में सर एक टॉपिक छोड़ दिए। मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लेकिन मैं जानबूझकर लिखा हूँ ताकि आपको दिखाते हुए चलूँ कि सिलेबस का एक एक पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ। क्लियर? एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ, इस वजह से अभी टाइम थोड़ा लग रहा है। अदरवाइज अगर उड़ा के पढ़ाना रहता तो सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला रहता। ठीक, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, और हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। क्लियर? अब देखिए हेडिंग क्या डालिएगा, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जनरल फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें 2 हर्मिशियन ऑपरेटर माने जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं। ठीक, मतलब जो ऑपरेटर लेते हैं उसको क्या करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं। क्यों हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ाया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर हमेशा क्या रखते हैं, रियल आइगन वैल्यू रखते हैं। ठीक, और ये जो आइगन वैल्यू आता है ये क्या होता है, लैब में एक्सपोनेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होते हैं। ठीक, तो नोन पैरामीटर होते हैं, तो इस वजह से हमेशा क्या करते हैं, जो ऑपरेटर लेते हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं। क्लियर? अब क्या लेंगे, 2 हर्मिशियन ऑपरेटर ले रहे हैं। कौन कौन से हर्मिशियन ऑपरेटर, ए एंड बी। अब इन हर्मिशियन ऑपरेटर के जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे।
ठीक, तो क्या लिखे हैं, लेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी डिनोट द, देखिए यहाँ लिखे हैं ना, ये चीज़ और ये चीज़, हमेशा जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, तो ये और ये क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर ए एंड बी। ठीक, ए और बी दो हर्मिशियन ऑपरेटर लिए, क्यों लिए हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हमको कोई जनरलाइज फॉर्म बताना रहता है, ऑपरेटर्स का के हेल्प से निकालना रहता है, तो हमेशा क्या करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर लेते हैं। क्यों ऐसा लेते हैं, क्योंकि जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है वो क्या रहता है, रियल आइगन वैल्यू रखता है। और वो आइगन वैल्यू क्या होता है हम जान सकते हैं, क्योंकि जो आइगन वैल्यू आता है किसी वेक्टर करस्पॉन्डिंग, उसका कुछ डेफिनेट वैल्यू होता है, वो लैब में क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक, तो इस वजह से नॉन पैरामीटर की हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइज स्टेट वेक्टर्स किट्स, ये क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, बाएं वाला क्या पढ़ते थे, ब्रा पढ़ते थे, दाएं वाला इसको क्या पढ़ेंगे, साइन किट। ठीक, एक हम क्या ले रहे हैं, स्टेट वेक्टर ले रहे हैं। स्टेट वेक्टर क्यों नाम देते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही ले लीजिए तो क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। ठीक, तो वेव नेचर शो करेगा किसी पॉइंट पर या किसी स्टेट पर, इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होगा या इसका जो साइन होगा क्या होगा, ये आर और टी का क्या होता है, फंक्शन होता है। जब हम लोग श्रोडिंगर पढ़ेंगे तो उसमें साइन के असली मतलब को समझेंगे। ठीक, तो ये पोजीशन और टाइम का मतलब कितने टाइम पे इसका क्या पोजीशन इलेक्ट्रॉन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हुआ, पोजीशन और टाइम क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। ठीक, और ये क्या आइगन फंक्शन है, तो इसको आइगन फंक्शन कहिए या वेक्टर का ये। ठीक, तो क्या बता रहा है, जो भी पार्टिकल है उसके स्टेट को बता रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, स्टेट वेक्टर नाम देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मलाइज वर्ड जुड़ा हुआ है। जब नॉर्मलाइज रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है, साइन ब्रा और साइन केट का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1 होता है। ये नॉर्मलाइज साइन का कंडीशन है। ठीक, अभी जब आगे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा कि कब हम लोग का वेव फंक्शन नॉर्मलाइज रहता है और कब क्या रहता है, ऑर्थोगोनल रहता है। ठीक, ये नॉर्मलाइज स्टेट का कंडीशन क्या है कि साइन ब्रा और साइन केट क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। मतलब साइन का साइन के साथ, इसका मतलब क्या है, साइन के साइन के साथ बताया था ना लोकल बुक में कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक, तो साइन के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, 1 होता है। नॉर्मलाइज का मतलब ये है। अगर ये ऑर्थोगोनल होगा तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। ठीक, एक एक चीज़ को समझा जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देन अगर ये लिखा गया है तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप समझिए जब मैं वहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताया था तो उसको क्या किया था, इंटीग्रल के फॉर्म बताया था। दोनों चीज़ क्या है, सेम है। जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताया था ना कि अगर एफ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना तो क्या लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इधर क्या लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार एफ साइन और डी टाउ या डी एक्स जो आपका ये डी भी ठीक लेते हैं। क्लियर। तो इसी का ये क्या है, डिराक नोटेशन है। ठीक, इसका भी जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे ए हम रखें, ए ऑपरेटर रखें और कहें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, जैसे यहाँ एफ का निकालना है, तो कैसे इसको लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार और ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर और साइन डी टाउ होगा। तो इसी चीज़ को मतलब ये साइन, इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन डी टाउ होता है। ठीक, अब इसी के बीच में क्या किए हम लोग, ए को इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो इस वजह से क्या किए हैं, इसको ऐसे लिख दिए हैं। ठीक, जिसके ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है उसको ऐसे लिख दिए हैं और बीच में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, तो सेम चीज़ जो हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़े थे ऑपरेटर का, सेम चीज़ वो है। ठीक, बस ये क्या है, डिराक नोटेशन मतलब ब्रैकेट नोटेशन क्या किए हैं, यूज किए हैं। क्लियर। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ऐसे बी को भी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। अगर बी को जो हम लोग पहले लिखे थे उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, यहाँ बी रहेगा यहाँ बी रहेगा, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। क्लियर। ओके, जो एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, दो ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन सा, डेल ए ऑपरेटर और डेल बी ऑपरेटर। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ चल रहे हैं तो हमको डेविएशन लेना पड़ेगा। ठीक, और डेविएशन कैसा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अभी आगे समझाएंगे। क्योंकि आप क्या पढ़े थे, डेल एक्स डेल पी एक्स ये क्या था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच कट बाई 2 था, या एच कट जो कहिए। ठीक, तो ऐसे था। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए डेविएशन ले रहे हैं ना, तो इस वजह से जो ऑपरेटर लिए हैं उसके, ये ऑपरेटर क्या लिए, ए भी लिए हैं, तो उसके क्या कर रहे हैं, डेविएशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसके डेविएशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, जो डेविएशन होता है डेल्टा
डेल्टा ए ऑपरेटर ये कैसे होगा, ए ऑपरेटर माइनस एवरेज ऑफ या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, और जो डेल्टा बी ऑपरेटर होगा ये क्या होगा, बी ऑपरेटर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी। ठीक, आप देखिए स्टैटिक्स में इस चीज़ को पढ़े हुए हैं। अगर मान लीजिए x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट ऐसे क्या हो, xn तक वैल्यू हो, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे लिखते हैं, x1 से लेकर xn तक लिखेंगे, और ये अगर xn तक लिखेंगे और टोटल n नंबर हैं तो क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे एवरेज निकालते हैं। तो ये क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स या स्टैटिक्स मैकेनिक्स का अप्रोच है। और ये जो एक्सेप्टेशन वैल्यू होता है ये भी क्या होता है, जब मैं पढ़ाया था बताया था क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है, लेकिन ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच है। वास्तव में ये भी क्या है, एवरेज वैल्यू ही है, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ही है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू है। ठीक, तो अब देखिए अगर कोई कहे कि x1 में कितना डेविएशन है तो कैसे निकालेंगे, डेल x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 में से उसके एवरेज वैल्यू को क्या करें, निकाल दें, x1 में से जो वैल्यू है उसको निकाल दें। ऐसे डेविएशन हम मेजर कर सकते हैं ना। तो वैसे इधर देखिए क्या है, अब इधर डेविएशन देखा जाए तो क्या होगा, ऑपरेटर ए में से उसके एवरेज वैल्यू को निकाल देंगे तो ऑपरेटर ए में क्या होगा, डेविएशन मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही ऑपरेटर बी में से क्या करेंगे, ऑपरेटर बी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू को निकाल देंगे तो क्या होगा, ऑपरेटर डेल ऑपरेटर बी मिल जाएगा, मतलब ऑपरेटर बी में क्या होगा, डेविएशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब मान ले रहे हैं ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। क्लियर। अब इसके आगे चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी टफ और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे इसके बढ़ेंगे। ठीक, इसको क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दिए। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना है डेल्टा ए और डेल्टा बी का। तो वो कैसे दिया जाएगा, कुछ ऐसे दिया जाएगा। जो ये अनसर्टेनिटी है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं समझिएगा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसको स्टैटिक्स से समझाने का कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए क्या क्वांटिटी लिखा है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। ठीक, तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn तक होगा, और उसको क्या करेंगे, जितना नंबर है n तक है तो n से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें से जब घटाते हैं तो क्या मिलता है, ये डेविएशन मिलता है। ठीक, इसमें से जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डेविएशन मिलेगा। सब में से जब इसको घटाते हुए चल जाएंगे एवरेज वैल्यू को तो क्या मिलेगा, डेविएशन मिलेगा। कुछ ऐसे डेविएशन निकाला जाता है। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, ये देखिए, ये क्या था, डेविएशन था। अनसर्टेनिटी जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक, उसको कैसे निकाला जाएगा, तो अगर हम कैसे निकाला जाएगा, तो सबको क्या किया था, स्क्वायर किया था। जो भी डेविएशन है सबको स्क्वायर करके और क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं और जितना नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे समझिए, इसको क्या करेंगे, जितना भी ये अनसर्टेनिटी है सबको क्या करेंगे, आपस में स्क्वायर करके ऐड कर, जितना भी ये आपका डेविएशन है, ठीक, उसको क्या करेंगे, ऐड करके रूट के अंदर निकालते हैं। ऐसे आप मैथ में पढ़े होंगे। ठीक, तो क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऐसे लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे, x1। ठीक, क्या लिखेंगे, x1 x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn माइनस x बार का स्क्वायर। x बार क्या है, एवरेज, डिवाइडेड बाई कितना नंबर है, n नंबर है। ठीक, तो ऐसे क्या होता है, आपका निकलता है। क्लियर है, ऐसे क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा निकलता है। ठीक, और यही जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वही अनसर्टेनिटी भी होता है। ये डेल्टा है, डेल्टा भी क्या है, डेविएशन है। और जो अनसर्टेनिटी होगा वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ये जो डेविएशन है इसको स्क्वायर किए हैं, एवरेज लिए हैं, डेविएशन का स्क्वायर करके आपस में जोड़ के एवरेज लिए हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए डेविएशन का एवरेज लिए हैं। इधर जब क्वांटिटी का एवरेज लिए हैं तो क्वांटिटी को सम करके नीचे n लिखे हैं, टोटल सम कर दिया क्वांटिटी का और जितना नंबर उसे डिवाइड कर दिए हैं। ठीक, रूट लगा दिए हैं। यहाँ पर नहीं, सॉरी, फिर से समझिएगा। ये देखिए जब क्वांटिटी का एवरेज निकाले हैं तो क्या किए हैं, जितना भी क्वांटिटी सबको सम किए हैं और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी से नीचे क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। n नंबर ऑफ क्वांटिटी थी तो नीचे n से डिवाइड कर दिए हैं। अब हमको डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, जो डेविएशन है उसके स्क्वायर, उसको स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके उसका एवरेज ले लेते हैं और उसको रूट के अंदर रख देते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसके स्क्वायर किए हैं सबके डेविएशन का, सबका जब एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबको आपस में सम करेंगे और जितने बार
बार आया, कितने बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो n से डिवाइड कर देंगे और रूट में रख लेंगे। तो ये क्या हो गया, डेविएशन का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेविएशन का एवरेज वैल्यू रूट के अंदर रखें। तो वैसे ही यहाँ पे डेविएशन क्या है, ये डेल्टा ए ऑपरेटर और डेल्टा बी ऑपरेटर डेविएशन है। तो अब अनसर्टेनिटी निकालना होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। ये एरर नहीं है, एरर अपने दिमाग से हटा दीजिएगा, अनसर्टेनिटी पढ़ा तभी बताए थे, ठीक। तो अनसर्टेनिटी इन डेल ए और डेल बी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, रूट लगाएंगे। देखिए रूट लगाएं, अब जो डेविएशन है उसका एवरेज निकालेंगे। तो डेविएशन का एवरेज कैसे निकालेंगे, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये तो स्टैटिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख देते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, एवरेज होता है। तो देखिए उसका क्या किए हैं, जो डेविएशन है उसका स्क्वायर करके एवरेज निकाले थे, तो जो डेविएशन है इसका क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं और इसका एवरेज निकाल दिए हैं। क्लियर, यहाँ देखिए डेविएशन का स्क्वायर किया गया है तब न जाकर उसका एवरेज निकाला गया। तो ऐसे डेल ए का क्या कर दिए हैं, जो डेविएशन था इसका स्क्वायर किए हैं और उसका एवरेज निकाल दिए हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा, तो उसको रूट में रख दिए हैं। ऐसे बी को भी रख दिए हैं। क्लियर, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, इसके हेल्प से आया है। अगर आप इसको चाहें तो अपने समझने के लिए नोट कर सकते हैं। क्लियर, अब क्या करना है हमको, इसके वैल्यू को निकाल कर इसमें पुट करना है ब्रैकेट में। क्लियर, ये क्या है, जो अनसर्टेनिटी होता है वो क्या होता है आपका, डेविएशन होता है। डेविएशन से ऊपर उठ के उसको क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। वास्तव में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक। जैसे से आगे बढ़ा ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो क्या कहा हाइजेनबर्ग साहब ने लास्ट में, ये क्या जनरल फॉर्म जब दिया तो उन्होंने कहा कि वास्तव में क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर, शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये डेविएशन ही है, एरर नहीं है, ठीक। कौन सा डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, शुरू में ही बताया था। क्लियर, तो अब देखिए, क्लियर है चीज़। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये डेल बी का स्क्वायर का एवरेज लिए हैं, अंडर रूट में रख दिए हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वही क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस क्वांटिटी को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट का, तो कुछ ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके जो वैल्यू को निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। तो जब इधर एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे तो इधर ये चीज़ें जो हैं किस में आ जाएंगी, ये चीज़ें जो होंगी किस कैसे आ जाएंगी, एक लाइन स्किप किया यहाँ पे, ये चीज़ें कैसे होंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे इधर आ जाएंगी। क्लियर, एक लाइन मतलब जैसे ही लगाएंगे ब्रैकेट, अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दें तो क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका हो गया और इधर क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक। तो एक लाइन में डायरेक्ट लिखा हूँ, उतना आप समझ सकते हैं। क्लियर है चीज़, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो लाइन में अभी लिख दे रहा हूँ बगल में। देखिए जैसे कहेंगे किसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने चल रहे हैं, तो तुरंत क्या होगा, इसके बाद आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा क्या होगा, डेल्टा ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको साइन के अंदर ऐसे डालते हैं, ठीक। डेल्टा ऑपरेटर ए स्क्वायर और इधर क्या करेंगे, साइन बरा और साइन केट लिखे, ठीक। तो अब देखिए मतलब, और फिर क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो उसको पुट करने के बाद जो मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक। क्या मिलेगा, अब क्या करेगा, ये ब्रैकेट क्या करेगा, इसके साथ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब इसके साथ लगेगा तो क्या होगा, इधर से ब्रा आ गया, इधर से किट आ गया, इस पर ए ऑपरेटर के स्क्वायर पे अप्लाई हो गया। इधर से देखिए क्या है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलरेडी है, और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो एवरेज वैल्यू होता है, मतलब वो एक नंबर होता है, वेरिएबल नहीं रहेगा, वो एवरेज हमेशा क्या रहेगा, एक नंबर रहेगा, ठीक। और कैसा नंबर रहेगा, रियल नंबर रहेगा, ठीक। तो क्या होगा, इस पर जब अप्लाई होगा, जैसे इस पर मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पर ऐसे अप्लाई होगा, किस पे, इस वाले ऑपरेटर पे, ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो ये नंबर है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा ए, और ऐसे क्या है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। ए क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और साइन ब्रा साइन केट एक साथ आएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज माने हैं, और ए का वैल्यू क्या है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर, तो इस वजह से ये उसी तरह बच जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जा रहा है, ठीक। तो डायरेक्ट लिखें इस चीज़ को। क्लियर, अब देखिए फिर जब इस पे अप्लाई होगा तो ये भी क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो ये क्या होगा, एक नंबर होगा, ये बाहर रहेगा, किस पे अप्लाई होगा, बस इस टू भी एक नंबर है तो वो भी बाहर रहेगा, बस इस ऑपरेटर पे अप्लाई होगा, ठीक। तो दोनों तरफ से साइन ब्रा और साइन केट लगा दिए इसके ऊपर, ठीक।
अब इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू आप लिख सकते हैं ना। एवरेज वैल्यू आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, साइन ब्रा और साइन केट के बीच में ऐसे है तो इसको एवरेज वैल्यू आप डेल्टा ए स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ऐसे यहाँ क्या है आपका ऑपरेटर ए का स्क्वायर है साइन ब्रा और साइन केट के बीच में, तो इसको क्या लिख देंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए का स्क्वायर। और ये ऑलरेडी है, ये कांस्टेंट था, इस वजह से जब इस पर अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, कांस्टेंट बाहर चला है, इसके साथ इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि नॉर्मलाइज हम लोग माने थे। ठीक, तो ये ऐसे बच गया। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, और ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, आगे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये समझने वाले पॉइंट है। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन, ऑपरेटर ए के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फिर क्या है ऑपरेटर ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, दोनों में अंतर है। ये ऑपरेटर ए का स्क्वायर करके तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया गया है, और ये ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर है, मतलब ऑपरेटर ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, ऑपरेटर ए का ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये 2 टाइम्स है, ये सिंगल टाइम है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑपरेटर ए के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, माइनस ऑपरेटर ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आया, ये आया। ठीक, इसका वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया। क्लियर, तब ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 में इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इसके आगे इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखेंगे, इसके आगे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए का स्क्वायर करके उसका क्या लिए हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिए हैं, और दूसरा इसका वैल्यू क्या आया, इसी का वैल्यू देखिए पुट कर रहे हैं। ठीक, और इसका वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे जब इसको पुट किया जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आप देख रहे हैं ऑपरेटर ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर आएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझने के लिए कॉपी में लिखना है, एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिएगा। क्लियर, ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं इतना एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हूँ। एग्जाम में टाइम कम रहता है ना, तो इस वजह से आपको टाइम भी अपना बचा के देखना, मतलब टाइम भी मैनेज करना, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये समझने के लिए कैसे वैल्यू आया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट अगर लिखता तो आपको समझने में दिक्कत होता। तो इस वजह से क्या किया हूँ, डायरेक्ट न लिख के पहले इसको सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, तब लिखा हूँ। बुक में आप क्या पाएंगे, डायरेक्ट पाएंगे। क्लियर, तो ये चीज़ आप कॉपी में नोट करिएगा और लिख दीजिएगा, ये समझने के लिए हम लोग पढ़े हैं। ठीक, और आपको डायरेक्ट कहाँ लिखना है, जो नीचे से क्वेश्चन 1 2 था उसके नीचे यहाँ से लिखना और इसको ऐसे लिख देना। ठीक, अब देखिए इसको भी अगर निकाला जाएगा सेम, इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्या होगा, जैसे ये आया वैसे इसका भी आएगा, ए की जगह बी बस करना है, तो ऑपरेटर बी का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी का स्क्वायर। क्लियर है चीज़, क्लियर है। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक, सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दिए थे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं, मतलब ऑपरेटर ए के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं, जिसको क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है। ठीक, क्योंकि ये हम लोग को वैल्यू इसका निकालना था, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, मतलब एवरेज वैल्यू, जिसको क्या करेंगे, साइन ब्रा और साइन केट के बीच में रखेंगे। और अभी तक हम लोग इसको कैसे पढ़े थे कि अगर इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना था तो कैसे लिखते, साइन स्टार डेल्टा ए ऑपरेटर का स्क्वायर और ऐसे लिखते डी टाउ, यही वैल्यू देखिए ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो इधर लेंगे, तो जब इधर लेंगे तो क्या होगा, इधर भी ये अप्लाई होगा, जब इधर लगाएंगे ब्रैकेट तो क्या होगा, इसमें अप्लाई हुआ, तो अब इसके बराबर क्या, इसका वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा ए स्क्वायर का, तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यू आएगा, ये पूरा वैल्यू आएगा। ठीक, इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा वैल्यू आएगा, और जब उसको अप्लाई कर करके बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा ए ऑपरेटर क्या होगा, ऐसे समझिए, इसके जगह इसका वैल्यू अगर पुट करें हम तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए उसका स्क्वायर माइनस 2, जो बच्चे समझ गए होंगे वो वीडियो को आगे करके देखते चलिएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये डंडा लगाए और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन केट लिख दिए। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या होगा, अप्लाई होते होते निकलेगा, तो पहले इस पर अप्लाई हुआ, ठीक, ए ऑपरेटर पर अप्लाई हुआ, निकला साइन ब्रा साइन केट बीच में ऑपरेटर। ठीक, फिर क्या हुआ, इस पर अप्लाई होगा, तो ये क्या है, एक नंबर है। ठीक,
एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है, क्योंकि एवरेज वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा एक नंबर होगा, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट अप्लाई होगा नहीं, तो वही कांस्टेंट क्या होगा, मिल जाएगा, क्योंकि जब इस पर अप्लाई होगा क्या होगा, साइन ब्रा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ये मतलब लिखे हैं एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, और इधर साइन केट होगा, तो ये नंबर है, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अभी कोई लेके बताया था यहाँ पर ना, ये बाहर निकल गया, क्या बचेगा, साइन ब्रा साइन केट, और ये क्या है, नॉर्मलाइज फंक्शन है, इसका वैल्यू 1 होगा, तो यही बच जाएगा। ठीक, वैसे इधर जब अप्लाई होगा तो ये फिर क्या है, एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट होगा, बाहर ही रहेगा, और आप ये नंबर है, क्या है, नंबर है, सॉरी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये नंबर है, बाहर ही रहेगा, इस पर बस अप्लाई होगा। ठीक, यहाँ पे, और ये आया। ठीक, अब देखिए ये क्या है, कैसे लिखा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए का स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए के स्क्वायर, मतलब ये देखिए स्क्वायर अंदर है, मतलब ऑपरेटर ए का स्क्वायर करके तब एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया गया है, और ये क्या है, ऑपरेटर ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू करके तब स्क्वायर लिया गया है, और ये 2 बार आया, फिर इसको स्क्वायर करके ऐसे निकाल दिए। अब इस वैल्यू को क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिए, उसी तरीके से बी के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, डायरेक्ट आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेट द एक्शन ऑफ, ऐसे लिखेंगे लेट द एक्शन ऑफ डेल्टा ए ऑपरेटर एंड डेल्टा बी ऑपरेटर ऑन स्टेट साइन। जब ये रूल है कि जब ये इस पर अप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है एक नया फंक्शन देगा, तो मान रहे हैं जब ये इस पर अप्लाई हो रहा है तो इसका एक्शन मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, काई केट मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, काई कहते हैं। ठीक, काई केट मिल रहा है, और जब बी इस पर अप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, फाई केट मिल रहा है। ठीक, अब जो इसका वैल्यू होगा क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, डेल ए ऑपरेटर का वैल्यू, ये कैसे आया है, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये कैसे आया है, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट से मिला है, और ये कैसे मिला है, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब इसमें क्या किए, जो डेल बी का वैल्यू है उसको रख दिए। क्लियर, थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, क्या पढ़े थे, नॉर्मलाइज प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक, मतलब दो अगर फंक्शन है काई और फाई, कल क्या लिए थे, कल हम लोग लिए थे साई और फाई लिए थे। ठीक, तो उसके जगह कुछ भी ले सकते बताए थे हम, तो आज काई और फाई ले रहे हैं, तो काई के नॉर्म का प्रोडक्ट और इसके नॉर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा इसके स्केलर प्रोडक्ट के माड के स्क्वायर से। ठीक, इसको इक्वेशन 7 कर दिए। ठीक, अब देखिए अगर ऑपरेटर ए और बी क्या हर्मिशियन है, तो डेल ए और डेल बी क्या होने चाहिए, हर्मिशियन होना चाहिए, और होंगे भी, क्योंकि देखिए जब डेल ए का हर्मिशियन लेंगे तो क्या होगा, इधर इसके वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में जो इसका वैल्यू था, इक्वेशन फर्स्ट में डेल ए इक्वल टू क्या था, डेल ए इक्वल टू ये निकला हुआ था, ए में कितना वेरिएशन हो रहा, मतलब कितना उसका एवरेज वैल्यू है। ठीक, वही डेविएशन था, तो जब इसका हर्मिशियन लेंगे इसके ऊपर डायगर लगाएंगे, तो इधर भी डायगर लगाना पड़ेगा। ठीक, तो डायगर लगाएंगे, तो जब ये डायगर इस पर इंडिविजुअली अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए डायगर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज वैल्यू होता है, पीछे ये बताया ना, तो एक नंबर होगा तो नंबर पे डायगर लगेगा तो वही नंबर मिलता है। ठीक, तो देखिए ये क्या हो गया, ऐसे अप्लाई हुआ तो ये देखिए क्या हो गया, ऐसे मिल गया। क्लियर है, तो यहाँ क्या हो गया, डेल ए हो गया। अब इसी तरीके से बी पे जब लगाएंगे तो क्या होगा, डेल बी हो गया। ओके, ये क्यों लगा रहे हैं, अभी इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, इस वजह से लगा रहे हैं। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करिएगा, सबसे डेंजरस पार्ट आ चुका है। ठीक, एक बार मैं पहले चेक करता हूँ नीचे का आ रहा है कि नहीं। ओके, आ रहा है। ठीक, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब देखिए सबसे डेंजरस पार्ट इस टॉपिक का आ गया है। अब हम इसके आगे लिखेंगे देयरफॉर ब्रा काई केट काई इज इक्वल टू ये वैल्यू। कैसे ये लिख रहे हैं ये चीज़ समझिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, काई केट का वैल्यू क्या है, डेल ऑपरेटर, मतलब डेल ए ऑपरेटर साई केट है। ठीक, जब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये रूल है ब्रैकेट नोटेशन का, अगर हम इधर भी क्या करें, काई लिखें, ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखें। ठीक, तो क्या होगा, इधर कैसे लिखा जाएगा, इधर क्या लिखते हैं, ऐसे साई लिखेंगे ब्रा में, और इसका क्या करते हैं, हर्मिशियन कंजुगेट लेते हैं, किसका, डेल ए ऑपरेटर का हर्मिशियन कंजुगेट लेंगे, और फिर क्या लिखेंगे इधर डेल ए ऑपरेटर, और पूरा इसका पोर्शन पूरा ऐसे चिपका देंगे, मतलब
जब इसके साथ क्या कर रहे हैं, इधर ब्रा काई ऐड कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसी को उल्टा कर देते हैं, साई को क्या कर देंगे, इधर कर देंगे और इसका क्या कर लेंगे, डेल ए का हर्मिशियन कंजुगेट ले लेंगे। ठीक, तो इसको क्या किए, जब इसको इधर किए तो ऐसे फॉर्म में आया, इसका हर्मिशियन कंजुगेट लिए और यहाँ क्या होगा, अब तो ये पूरा यही फॉर्म है, तो इसको पूरा क्या कर देंगे, ऐसे छाप देंगे। क्लियर, तो देखिए कुछ ऐसे वैल्यू क्या हो गया, मिल गया। क्लियर है चीज, तो क्या हो गया, ये डेल ए ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाए हैं, ये सब क्या है, डैगर है, ये जितना वैल्यू है सब क्या लगाए हैं, डैगर है, ए डैगर बी डैगर, ये सब डैगर वाले वैल्यू हैं। क्लियर है ना, पीछे अभी बताए थे कि क्या है, अगर ए बी ये सब क्या है आपके हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो ये भी हर्मिशियन ऑपरेटर होने चाहिए। और कैसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, और यहाँ पे बताए थे। ठीक, ये क्या है, डैगर है, प्लस बना के नीचे वाला थोड़ा बढ़ा देते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर में बताए थे। ठीक, तो ये सब डैगर, ए डैगर क्या होगा, डेल्टा ए डैगर उसके बराबर आया था और डेल्टा बी डैगर भी इसके बराबर आया था, ये चीज़ अभी बताए थे। क्लियर, तो अब देखिए क्या होगा, इसी वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, क्या कहे हैं कि अगर ऐसे कहीं लिखा है तो जब इसको पूरा कंप्लीट फॉर्म करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन इसका बनाएंगे, तो साइन इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ब्रा के फॉर्म में आ जाएगा, और इधर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, डेल ए ऑपरेटर के ऊपर क्या लगेगा, उसका हर्मिशियन कंजुगेट ले लेंगे। इधर जब केट के साथ था तो उसको जब ब्रा में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर लेंगे, उसका हर्मिशियन कंजुगेट लेंगे। तो वही चीज़ देखिए ऐसे लिखा गया है, क्या किए हैं, इसका हर्मिशियन कंजुगेट लिए हैं और इधर वाला सेम पोर्शन वैसे लिख दिए हैं केट वाला, और जब इसको इधर बाई इधर क्या किए हैं, जब ब्रा काई लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, साइन डेल ए ऑपरेटर के ऊपर डैगर लगाएं। ठीक, अब हम लोग प्रूव कर लिए हैं कि डेल ए ऑपरेटर का जो डैगर है वो क्या है, डेल ए ऑपरेटर के बराबर है, तो इस वजह से क्या लिखे, ये भी डेल ए ऑपरेटर होगा, और डेल ए ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डेल ए ऑपरेटर का स्क्वायर, दोनों इनटू में है तो इसका स्क्वायर हो गया। और ये क्या बता रहा है, इधर ब्रा साइन, इधर क्या केट साइन, और बीच में ये वैल्यू है, क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए ऑपरेटर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए ऑपरेटर स्क्वायर। ठीक, अभी इस इनइक्वालिटी में हमको ये वैल्यू पुट करना है, हम लोग रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। ठीक, उसी तरीके से जब इसको लिखेंगे तो इसका वैल्यू देखिए क्या है, पीछे क्वेश्चन हम लोग इसका वैल्यू कुछ ऐसे लिखे थे, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे जब लिखा गया है तो ये क्या है, केट फाई है, तो ये डेल बी ऑपरेटर इधर है। जब इसको कंप्लीट नोटेशन करेंगे इसको जब ब्राम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे होगा ब्रैकेट नोटेशन। ठीक, तो जब ये इधर आएगा, ये क्या हो गया, ब्रा फाई हुआ। ठीक, तो अब जो इसके साथ ये लगेगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, डैगर लगाएंगे और फिर इसका पूरा फॉर्म ऐसे लिख देंगे। तो क्या पूरा फॉर्म इसका, डेल बी और इधर क्या है, फाई केट। ठीक, अब देखिए बी डैगर भी क्या है, ऑपरेटर बी के बराबर है, तो इस वक्त क्या लिखे, ऐसे लिख दिए। ठीक, अब क्या ये बी डैगर ऑपरेटर बी के बराबर है। ठीक, यहाँ प्रूव कर चुके हम लोग, तो इस वक्त क्या हो गया, ये फाई केट ऑपरेटर बी, ये डेल ऑपरेटर बी का स्क्वायर और क्या हो गया, केट फाइन। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता रहा है। यहाँ देखिए एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पे वहाँ साइन लिए ना, ये देखिए मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा, साइन जब ऑपरेट हो रहा है तब ना फाई मिल रहा है, तो यहाँ भी साइन को ऑपरेट कराएंगे ना, ये क्या होगा, साइन ऑपरेट होगा और इधर भी क्या होगा, साइन ऑपरेट होगा, क्योंकि साइन को ऑपरेट करने पर क्या मिल रहा है हमको, फाई मिल रहा है। ओके, अब देखिए इधर क्या होगा, ये क्या हो गया, ब्रा फाई और केट फाई का वैल्यू जो हो गया कुछ ऐसे मिल गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए जब इसको निकालेंगे तो इसको जब निकालेंगे तो क्या होगा, इधर का तो सेम वैल्यू आएगा, इधर का सेम वैल्यू ऐसे आ जाएगा। क्लियर, ये सेम वैल्यू आ जाएगा, इधर वाला क्या हो गया, ये वैल्यू पूरा सेम आ गया। इधर जब करेंगे तो इसका क्या लेंगे, कंजुगेट लेंगे ना, इसको क्या किए, कन्वर्ट किए हैं, केट को ब्राम लिख जब जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, और इसका जब कंजुगेट लेंगे तो फिर क्या होगा, ऑपरेटर ए के बराबर ही हो जाएगा, हर्मिशियन कंजुगेट लेंगे मतलब डैगर लगाएंगे ऊपर। ठीक, तो उसी के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया किसका, डेल ए ऑपरेटर इंटू डेल बी ऑपरेटर का। अब क्या करेंगे, 8, 9, 10 से जो वैल्यू मिला है उसको उठाकर 7 में पुट करेंगे तो हम लोग को एक नया रिलेशन मिलेगा। ठीक, उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। क्लियर है चीज़। ओके स्टूडेंट, देखिए अब क्या किए हैं, इस इक्वेशन 8, 9 और 10 को क्या किए हैं, 7 में यूज किए हैं। देखिए जहाँ पे इसका वैल्यू आया है काई, मतलब ब्रा काई केट काई, ब्रा फाई केट फाई, और जहाँ पे ये आया है ब्रा काई फाई केट, इसके मार्क का स्क्वायर, वहाँ वैल्यू पुट किए। देखिए हम लोग को कुछ ऐसे मिल जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है आपका, यहाँ से लिए हैं, राइट हैंड साइड से लिए हैं। ठीक, तो ये देखिए किसके बराबर होगा, जो डेल ए ऑपरेटर इंटू डेल बी ऑपरेटर होगा वो हाफ ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए बी एंड प्लस हाफ ऑफ ये क्या होता है, एंटी कम्यूटेटर।
डेल ए और डेल बी ऑपरेटर जो लिखा गया है कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, इसको क्या कहते हैं, एंटी कम्यूटेटर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। कैसे इसके बराबर होगा, इस चीज़ को अभी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसे इसके बराबर होगा। ठीक, फिर इसके आगे हम लोग एक फैक्ट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, वहाँ से हमने चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए कैसे ये इसके बराबर होगा, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, कम्यूटेटर ए और बी लिखे हैं। ठीक, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर डेल ऑपरेटर बी और डेल ऑपरेटर ए, और जो एंटी कम्यूटेटर होता है वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक, तो इसका जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी और यहाँ पे प्लस आता है ऑपरेटर बी और ए। क्लियर है चीज़। अब देखिए जब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सम करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स बचेगा। जब इन दोनों को सम करेंगे, इसको और इसको जब सम करें तो क्या होगा, 2 टाइम्स ये वैल्यू बचेगा। जब इन दोनों का अपन सम करेंगे तो 2 बार ये आएगा। तो हमको क्या करना है, इसके बराबर लाना है, 2 टाइम्स तो लाना नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हाफ लगा दिए आगे और यहाँ पे आगे भी हाफ लगा दिए हैं। तो इधर भी ये क्या होगा, पूरा हाफ में आ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा हाफ में आ जाएगा। अब देखिए जब इसको सम करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये पूरा सम आ गया। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल ए ऑपरेटर इंटू डेल बी ऑपरेटर बचेगा। ठीक, वहीं से लिखें इस चीज़ को। ओके, अब देखिए इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे। ठीक, ऐसे आप लिखिएगा, चलिए सही है। ठीक, यहाँ से क्या लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिए, चलिए ठीक है। मैं सोच रहा था इसको ऐसे लिख दूँ, लेट अस टेक राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 11। चलिए ऐसे ही रन देते हैं। ठीक, इसको यहाँ से लिए हैं। ओके, आपको समझना है, आप अच्छे से समझते हो। चलिए अब देखिए इसका एक्सेप्टेशन वैल्यू लेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेशन वैल्यू लिया है। फिर इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे भी एक्सेप्टेशन वैल्यू आ गया, हाफ बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इधर भी क्या होगा, हाफ बाहर चल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, अब इसके आगे कुछ चीज़ें हम लोग लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा इसके नीचे एक लाइन में और एक्स्ट्रा बढ़ाया हूँ, इसको क्या किया हूँ, कम्यूटेटर ऑफ ए और बी करके लिखा हूँ। क्लियर, इसको क्या लिखा हूँ, कम्यूटेटर ऑफ ए और बी करके लिख दिया हूँ। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 12 का हूँ। ठीक, अब देखिए ये इसका वैल्यू कैसे ये आया है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप इसको अपने रफ वर्क के लिए या कॉपी में जहाँ मार्जिन होगा वहाँ लिख लीजिएगा, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है। ठीक, कैसे आया है, तो क्या लिखे हैं, कम्यूटेटर ऑफ डेल ए ऑपरेटर डेल बी ऑपरेटर, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 से अगर इसका वैल्यू पुट करें तो ऐसे आएगा। अब देखिए ये मैं कम्यूटेटर के प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि ये क्या होगा, पहले इसके साथ कम्यूट होगा, फिर माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, फिर ये इसके साथ कम्यूट होगा। क्लियर, अब फिर देखिए माइनस साइन है, ये इसके साथ कम्यूट होगा, तो ऐसे कम्यूट हो गया। अब फिर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन, ये इसके साथ क्या होगा, कम्यूट होगा। अब देखिए ये कम्यूटेटर क्या है, अरे सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो ये क्या होता है, एक नंबर होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो जब किसी भी ऑपरेटर का किसी कांस्टेंट के साथ क्या होता है, किसी कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटर लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया उसी तरीके से। अब यहाँ तो 2 कांस्टेंट नंबर है, उनका कम्यूटेटर हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक्सेप्टेशन वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या, कुछ नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो ये हमेशा 0 होगा। इसको आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये डेल बी क्या है, एक कांस्टेंट ले रहे हैं, मान ले रहे हैं स्मॉल बी के बराबर है, तो इसका देखिए कम्यूटेटर जो होगा ये स्मॉल बी के बराबर है। तो जब इसका कम्यूटेटर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर ए बी माइनस बी ऑपरेटर ए, देखिए दोनों चीज़ बराबर है ना, तो ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। वैसे ये 0 और यहाँ दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों 0 हो जाएंगे। मतलब ये जो डेल ए ऑपरेटर है डेल बी ऑपरेटर है वो क्या होगा, इसके बराबर मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझने के लिए लिखना है, तो उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक, अब इसके नीचे देखिए क्या लिखना है कॉपी में, उसको मैं यहाँ से लिखा हूँ। ओके, तो देखिए अब क्या है, ये जो कम्यूटेटर ऑपरेटर हैं ये क्या होता है, एंटी हर्मिशियन होते हैं। जब हर्मिशियन आप डिटेल में सिम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे वहाँ पे। ये क्या होते हैं, जो कम्यूटेटर ऑपरेटर होते हैं ये क्या होता है, आपके एंटी हर्मिशियन होते हैं। एंटी हर्मिशियन क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, हर्मिशियन वाले में। और जो ये एंटी कम्यूटेटर होते हैं ये क्या होते हैं, हर्मिशियन इन नेचर होते हैं। तो ये जो एंटी कम्यूटेटर हैं ये हर्मिशियन इन नेचर होते हैं। ठीक, उल्टा होता है, जो कम्यूटेटर रहेंगे वो क्या रहेंगे, एंटी हर्मिशियन होते हैं, और जो ये रहेंगे, जो एंटी कम्यूटेटर रहेंगे वो क्या होते हैं, हर्मिशियन इन नेचर रहते हैं। क्लियर,
और जब ये आगे देखिए लिखा गया है, सिंस द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज रियल, जो हर्मिशियन ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो रियल होता है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर इज इमेजिनरी। ठीक, ये सब प्रॉपर्टी है हर्मिशियन ऑपरेटर को, उसको मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक, ये कम्यूटेटर क्या होंगे, ये कम्यूटेटर जो होंगे एंटी हर्मिशियन होते हैं, हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन ये मैं पढ़ाया हूँ। ठीक, और ये क्या होंगे आपके, ये जो होंगे ये आपके हर्मिशियन होंगे जो एंटी कम्यूटेटर हैं। ठीक, इसी वजह से कहा ना कि बेसिक आपका क्लियर नहीं तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इस वजह से उसको लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक, जब एमएससी में आप हर्मिशियन डिटेल में पढ़ेंगे पूरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा के, तो आप आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए क्या हो गया, ये इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये कम्यूटेटर है एंटी हर्मिशियन है, इसके जो वैल्यू होंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या होंगे आपके, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं तो ये इमेजिनरी होंगे, और ये एंटी हर्मिशियन है तो इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, सॉरी देखिए ऐसे समझिए, कम्यूटेटर क्या होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, तो जो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। और ये क्या है आपका एंटी हर्मिशियन है, ये क्या है आपका एंटी कम्यूटेटर है, तो ये क्या होगा हर्मिशियन इन नेचर होगा, और जो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, रियल होता है, ये क्या होगा रियल होगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन 12 है, जो एवरेज वैल्यू निकाला जा रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो रियल और इमेजिनरी का सम है। तो वही लिखे हैं, देयरफॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये डेल ए ऑपरेटर डेल बी ऑपरेटर इन इक्वेशन 12 बिकम्स सम ऑफ रियल पार्ट इतना और इमेजिनरी पार्ट ये। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक, ये प्रॉपर्टी से लिखे हैं, ये क्या होता है एंटी हर्मिशियन होता है, और ये क्या होता है आपका हर्मिशियन होता है। क्लियर है चीज़, ये हर्मिशियन की प्रॉपर्टी है। ओके ओके स्टूडेंट, देखिए अब इसके आगे क्या लिखना है, इस लाइन के आगे ऊपर लिख दिया हूँ। ठीक, अब देखिए क्या है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें क्या अगर ये मान लीजिए बाद में इसको कर दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी का फॉर्म हो जाएगा। ये रियल वाले को ए कहें, इसको बी कहें, और इमेजिनरी तो आई भी रहेगा इसमें, तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। ठीक, अब जब इसका हम क्या करेंगे, माड वैल्यू लेकर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर इसको जेड माने हम इस पूरे वैल्यू को, तो माड जेड का स्क्वायर क्या होगा, इसका माड में स्क्वायर प्लस इसका माड में स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े होंगे। अगर इस ये जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो जब इसका माड लेकर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसके माड का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर होगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये माड में स्क्वायर, और फिर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये माड में स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़े हैं, इस वक्त में डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपके लिए छोटी प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू है डेल है, ये क्या है, डेविएशन है, ये क्या होता है बहुत छोटा है। अब जब इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, होगा ना, माड का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, माड इंटू माड है, दो बार लिख सकते हैं ना, दोनों बार लिख के जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, ये वैल्यू जो होगा ये किसके बराबर बचेगा, इसके बराबर बचेगा। ठीक, बस इस टर्म के बराबर। तो ये 12 नंबर हो गया। क्यों ऐसा किए हैं, क्यों माड का वैल्यू उसका ले रहे हैं, क्योंकि हमको माड के स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है उसमें। ठीक, और हर्मिशियन ऑपरेटर से हम जान गए थे कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ ले आके पुट किए। अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन 12 से जब वैल्यू ले आके 11 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आपको मिल के आएगा, ये वैल्यू क्या हो गया, कुछ ऐसे मिल के आएगा। क्लियर है। अब क्या करें, अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लें, दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लें, टेकिंग, यहाँ आप समझ गए ना, ये जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी वाला फॉर्म है। अब जब माड का लेके स्क्वायर करेंगे, माड जेड का स्क्वायर लेकर करेंगे तो क्या होगा, माड ए स्क्वायर प्लस माड बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर और अपना 11th वाला मैथ का बुक देखिएगा, उसमें वो मिल जाएगा। ठीक, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कामा वी गेट, क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आप मत ऐसे लगाएगा, मैं समझाएंगे लगा रहा हूँ, ये हो जाएगा, और इधर भी ऐसे स्क्वायर रूट उसका होगा ना। तो अब देखिए जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट में लेकर इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, डेल ए के ऑपरेटर के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, डेल बी ऑपरेटर के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये वैल्यू इतना होगा। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक,
तो अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट था, याद करिए हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में इसको क्या कहे थे, यही हम लोग का क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, जिसको क्या कहे थे, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा, अनसर्टेनिटी इन ए ऑपरेटर कहे थे। ठीक, अनसर्टेनिटी इन ए ऑपरेटर कहे थे। और इधर जो वैल्यू था या डेल ए करके रिप्रेजेंट किए होंगे जैसे वहाँ किए होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। ठीक, तो ये देखिए, एक मिनट चेक कर लेता हूँ कंफर्म। ओके, यहाँ पे डेल ए ही था। ठीक, डेल ए था। आप इक्वेशन 3 और 5 देखिए, मैं चेक कर लिया। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो ब्रैकेट वैल्यू डेल ए के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, डेल बी के बराबर हो जाएगा। और इधर क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/4 का क्या हो गया, 1/2। स्मार्ट के ऊपर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये क्या वैल्यू हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए और बी। ठीक, ये क्या हो गया, यही हम लोग का क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए कितना टफ है ये जनरल फॉर्म ऑफ, ये क्या है, विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, अब देखिए मैं शुरू में कहा था कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमेशा उन ऑपरेटर के लिए निकलेगा, उन ऑब्जर्वर के निकलेगा जो कम्यूट करेंगे। जो कम्यूट नहीं करेंगे उनके लिए मतलब ऐसे समझिए, जो ऑपरेटर, उल्टा बोल दिया, जो ऑपरेटर कम्यूट करेंगे उनके लिए क्या होगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लागू होता। किसके लिए लागू होगा, जो ऑपरेटर क्या करेंगे, कम्यूट नहीं करेंगे। ओके, मतलब जो कम्यूट नहीं करेंगे उनके लिए लागू होगा, और जो कम्यूट करेंगे उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा। ओके, तो यही क्या था, विच इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ, विच इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ। देखिए जब लेक्चर लंबा आता है ना, प्रेशर आता है, इस वजह से कई चीज़ें छूटने लगती हैं। विच इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, यही क्या है, जनरल फॉर्म है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब इसके आगे हम लोग देख लेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक, और उसका वीडियो फिनिश कर देंगे। देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर डाल लीजिएगा। ठीक, अब यूज कैसे करना है, मान लीजिए दे रहा अनसर्टेनिटी फाइंड करिए, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड पी एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। मतलब ये एक्स के जो ये पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसी के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कोऑर्डिनेट में आप अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करिए। ठीक, तो इसी फार्मूले की हेल्प से निकाला जा सकता है। देखिए इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है इसका वैल्यू आई एच कट होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब कम्यूटेटर पढ़ा रहा था। ठीक, तो जब इसमें अनसर्टेनिटी निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स लिखेंगे इनटू क्या लिखेंगे, डेल्टा पी एक्स लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे ना, जो ग्रेटर होगा या इक्वल, ग्रेटर इक्वल होगा किसके, हाफ, और इधर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ, और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसके वैल्यू को फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एच कट। ठीक, और फिर क्या हो गया, इधर ऐसे ये हो गया, और फिर यहाँ क्या हो गया, ये वैल्यू आ गया। ओके, देखिए इसके वैल्यू को क्या किए हैं, आई एच कट यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक, क्यों ना इसको ऐसे लिख दें, इसका वैल्यू जो कम्यूटेटर का वैल्यू है क्या है, आई एच कट है, उसको आई एच कट लिख दिए। अब देखिए यहाँ से जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल पी एक्स ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन और इक्वल क्या होगा, हाफ। अब देखिए ये जब आई क्या है, मॉड में है आई। ठीक, ये दोनों क्या है, एक नंबर है, दोनों एक नंबर है ना, तो इनका एक्सेप्टेशन वैल्यू भी क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक, तो इसको हम मॉड में ऐसे लिख सकते हैं, आई एच कट, इनको सिंपली आई एच कट हम लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनका एक्सेप्टेशन वैल्यू क्या होगा, ये तो नंबर है, कांस्टेंट, इनको हम बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, सेम यही नंबर हो जाएगा। इस नंबर का एवरेज क्या होगा, ये वैल्यू होगा ना, तो इसको ऐसे लिख लिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो डेल एक्स और डेल पी एक्स होगा, ये क्या जब मॉड ले रहे हैं तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, आई का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ एच कट बचेगा बस। ठीक, तो देखिए यही रिलेशन हम लोग वहाँ निकाले थे कि एक्स और पी एक्स कंपोनेंट में जो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, एच कट बाई 2 होगा, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट आया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको निकाला जाएगा, यही बताया था कि ये आपस में क्या होते हैं। ये देखिए क्या है, ये ऑपरेटर कम्यूट नहीं कर रहे थे, मतलब नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर थे, तब इनमें एक्सेप्टेशन वैल्यू निकला है। अगर कम्यूटेटिंग ऑपरेटर होंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप, डेल एक्स डेल पी वाई, मतलब एक्स कंपोनेंट है पोजीशन का और उसके अलॉन्ग वाई कंपोनेंट ले रहे हैं मोमेंटम का, तो ये हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, तो ये देखिए अनसर्टेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली एक साथ
एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, 100% एक्यूरेसी से। ये चीज़ मैं जब पढ़ा रहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो वहाँ ही बताया था कि ये क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन और वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी, ठीक। क्योंकि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है, ठीक। और शुरू में बताएं कम्यूटेटिंग ऑपरेटर क्या करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, क्लियर। इसलिए आपके सिलेबस में नॉन कम्यूटेटिंग करके दिया हुआ है, ठीक। ये क्या है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है। देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओके। क्लियर है चीज़। अगर यहाँ आपको डाउट हो रहा हो तो इसके ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या करिएगा, पहले इसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा, किसका, ये, इसकी जगह ऐसे यक्स और पी एक्स ऑपरेटर का वैल्यू पुट कर लीजिएगा और तब जाके ये वाला लाइन लिखिएगा, ठीक। मतलब इसके ऊपर एक लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ये किसके बराबर होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन को यूज करें तो क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, और क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटर ऑफ यक्स पी एक्स, ठीक। वैसे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, तब जाके क्या करेगा, ये लाइन लिखिएगा। तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो नहीं होगा, ठीक। इसका वैल्यू क्या आई एच कट है, उसको हम लोग क्या किए, पुट कर दिए, ठीक। और मन करेगा तो ये ब्रैकेट हटा भी दीजिएगा, ठीक। ये कांस्टेंट है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, सेम वही मिल जाएगा। और ऐसे क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। और आई एच कट क्या, आई का जो ये मान लेंगे तो क्या होगा, वही पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, एच कट भी वही मिलेगा, ठीक। तो ये देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि नॉन कम्यूटेटर है, ये क्या है, कम्यूटेटर, इसलिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये इसका यूज है जनरल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, मैं हमने तो से पूरा एफर्ट लगाया कि आपको समझ में आए। फिर भी थोड़ा बहुत डाउट होगा दोबारा देख लीजिएगा, ठीक। कुछ चीज़ें देखिए, प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। वो एमएससी में आपको डिटेल में वो सब पढ़ना है, क्लियर। कुछ प्रॉपर्टी क्या है आपके सिलेबस नहीं है जो लिखी गई है बीच बीच में, तो आपको एमएससी में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ओके। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि ऐसे लेक्चर बनाने में काफ़ी एनर्जी लगता है जो जिसमें आपका बेस क्लियर ना हो, क्योंकि सोचना पड़ता है कि कैसे आपको समझाया जाए, तो सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो अगर आप फीडबैक देंगे तो आपको और एनर्जेटिक लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।